सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता है उसको। ठीक है, इसके पहले मैंने दोस्त पार्ट वन वीडियो बना रखा है एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है घटना चक्र पर बेस्ड। उसका पार्ट वन वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें मैं दोस्त प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो आप लोगों के पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों कालखंडों को मैंने दोस्तों उसमें आप लोगों को कवर किया है। तो ये वीडियो दोस्त आप लोग का पार्ट टू वीडियो है, जिसमें एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो दोस्त मैं बता दूं आप लोगों का, ये सारी जो वीडियोस हैं इस सीरीज की, वो सारे आप लोगों की यूपी पीसीएस और पीसीएस आरओ 2023-24 की जो वैकेंसी है, जो हाल फिलहाल में इसका एग्जाम रद्द हो गया और आगामी इसका एग्जाम होने वाला है 4-5 महीने आप लोगों के पास जो टाइमिंग बची है, उन सभी चीजों में मैंने दोस्त पूरी तरीके से कवर कर रखा है। अगर आप लोग इस एशियंट हिस्ट्री की ये सीरीज को देखेंगे तो दोस्त आप लोगों को घटना चक्र की बुक जो है, जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो से ही अपना कवर कर सकते हैं। बाकी ये थियरी क्लास है दोस्त, और उसके बाद से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, पीडीएफ वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन उसको आप लोग टेस्ट को दे सकते हो। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं दोस्त। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्त, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता के भी नाम से इसको जाना जाता है। और सैंधव सभ्यता को दोस्त मेनली तीन नामों से जाना जाता है। एक तो सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा आप लोगों का इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा आप लोग का हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता तो सैंधव सभ्यता में तीनों ही एक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी अगर मैं पूछ लूं? हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो मैं बता दूं, जो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक महानिदेशक हैं, ठीक है, जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक महानिदेशक हैं, जो कि जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में जो दयाराम शाहनी जी हैं, ठीक है, कौन है, क्या नाम है उनका? राय बहादुर दयाराम शाहनी। राय बहादुर दयाराम शाहनी, ठीक है, ये भी एक पुरातत्वविद है, एक विद्वान है। ठीक है, तो ये सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं, उन्हीं की निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाली। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाली। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, हड़प्पा ये जो जगह है, ये कहाँ पे, इसका स्थान कहाँ पे पड़ता है? स्थान इसका कहाँ पे है? तो ये दोस्त पड़ता है पाकिस्तान के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो साहिवाल नामक जिला है, साहिवाल नामक जो जिला है, ठीक है, वहां पर इसका स्थान है। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, यहाँ पर मोहनजोदड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है दोस्त, ये कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो दोस्त जो है वो है आप लोगों का सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिले में ये स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। अगर मैं बात करूं दोस्त, ये जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा सभ्यता है, मतलब कि इन दोनों की को जो है एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो वो कहा है पिग्गट महोदय ने। पिग्गट, पिग्गट महोदय ने क्या कहा? जो आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, और जो आप लोगों का मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, तो ये क्या है? एक विस्तृत साम्राज्य की, एक विस्तृत साम्राज्य की, जुड़वा जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो ये पिग्गट महोदय ने कहा, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक साथ मिला के, कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ओके, अगर अब मैं बात करूं, ये किस नदी के किनारे बसी है? जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे बसी है? तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, मैं कलर ले रहा हूँ ये वाला।
हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? तो ये दोस्त आप लोगों का रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। ओके, और अगर मैं बात करूं दोस्तों मोहनजोदड़ो की, ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे है? तो ये दोस्त आप लोगों का मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। कहाँ पे है? सिंधु नदी के दाहिने दाहिने तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के बाएं तट पर। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साथ जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो ये पिग्गट महोदय ने कहा। अब अगर मैं बात करूं दोस्त हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो मैंने बताया 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जो कि जिनका नाम है सर जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में किसने किया? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थान कहाँ पे? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल नामक जिले में ये स्थित है। ओके, उसके बाद से मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। जितनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं मैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसको थोड़ा मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो यहाँ पर दोस्त सर जॉन मार्शल जो कि आप लोगों के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक हैं सर जॉन मार्शल, इन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है मैंने जो बताया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसको जो नाम दिया था, नाम इसको जो नाम दिया था इन्होंने ही दिया था सर्वप्रथम, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त इसका जो कालखंड है कालावधि, मतलब कि इसका जो कालावधि है, मतलब कि इसका जो कालखंड है वो कब से कब तक माना गया? तो सर्वमान्य जो कालावधि है वो दोस्त कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार ये माना गया है कि इसका जो आप लोगों का तिथि है वो कितना है? तो 2300 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक ये माना गया है। तो ये आप लोगों का सर्वमान्य तिथि है, कलावधि है। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारे विद्वान आए, कई सारी मतलब कि अपनी अपनी जो है धारणाएं रखी है और उसका कालखंड अलग अलग बताया है। तो यहाँ पर दोस्त अगर मैं बात करूं कि अलग अलग जो विद्वान आए हैं उनके द्वारा जो कालखंड बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कालखंड है कालावधि है, निर्धारित कालावधि, वो क्या क्या है? तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन मार्शल, जॉन जॉन मार्शल। ठीक है, इनके द्वारा जो कालावधि बताई गई है दोस्त वो बताई गई है 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व तक। ओके, फिर से एक विद्वान है जिनका नाम है अर्नेस्ट अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके के द्वारा बताया गया है 2800 से लेके 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। ओके, फिर से एक और विद्वान है जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, इनके द्वारा जो कालखंड बताया गया दोस्त वो है 3500 से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद से एक और विद्वान है जिनका नाम है मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर। वैसे ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ लेता है तो वहां पर इसको भी जानना इसलिए जरूरी हो जाता है। तो 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इन्होंने कालखंड बताया है। और एक और विद्वान है जिनका नाम है फेयर सर्विस, तो इन्होंने भी बताया है क्या 2000, इन्होंने भी अपना जो धारणा दिया है 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। तो ये कालखंड अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया, लेकिन सर्वमान जो आप लोगों का कालावधि माना गया वो इसको माना गया 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व, जो कि कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार इसको माना गया है। ओके, एक चीज और दोस्त यहाँ पर जो ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये मेसोपोटामिया, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये, ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के, मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता है, ठीक है, इसके समकालीन माना गया हड़प्पा सभ्यता को। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस सभ्यता को नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेता हूं और इसको थोड़ा बड़ा में कर लेता हूं। तो जो ये सभ्यता है इसके अवशेष मतलब कि कहाँ कहाँ से मुख्यतः देखने को मिले हैं अवशेष। अवशेष, ठीक है। अवशेष इसके कहाँ कहाँ पर देखने को मिले हैं मुख्यतः। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी दो जगह हैं जिसका नाम है सुर्त घोई, सुर्त घोई और मुंडीगाक, मुंडीगाक, ये दो जगह हैं जो कि अफगानिस्तान में यहाँ सभी इसके अवशेष देखने को मिले हैं। उसके बाद से इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो पाकिस्तान में पंजाब है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है रीजन, पंजाब रीजन, वहां से भी देखने को मिला है। उसके बाद से आप लोगों का जो सिंध है, सिंध, वहां से भी मिला है। उसके बाद से बलूचिस्तान है, क्या है, बलूचिस्तान, यहाँ से भी देखने को मिला है। फिर भारत में पंजाब और गुजरात है, भारत में पंजाब वाले रीजन से और गुजरात वाले रीजन से, गुजरात वाले रीजन से यहाँ पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद से इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्त आप लोगों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, मतलब ये सारी जो जगह है ना यहाँ से आप लोगों के मेनली आप लोगों के देखने को मिले हैं जो भी सारे अवशेष हैं, ठीक है। उसके बाद से चलिए यहाँ पर देख लेता हूं मैं जो आप लोगों का जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, मतलब ईस्ट का जो पूरा सबसे ईस्ट का जो इष्टतम बिंदु है इस सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सा है पूरा स्थल, और वेस्ट का जो मतलब कि सबसे लास्ट वाला बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, वहां पर कौन सा पूरा स्थल है, नॉर्थ का क्या है, साउथ का क्या है। तो ईस्ट में दोस्त आप लोगों का जो है यहाँ पर मैं पश्चिमी का पहले बता रहा हूँ, जो पश्चिमी पुरा स्थल है वो कौन सा है, तो सुतकांग, यहाँ पर पश्चिमी पुरा स्थल आप लोगों का है सुतकांगे डोर, क्या है, सुतकांगे, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, जो कि आप लोगों का पड़ता है कहाँ पे, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर। अगर मैं बात करूं दोस्त पूर्वी पुरा स्थल की तो यहाँ पर दोस्त है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, और ये पड़ता है दोस्त पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त नॉर्थ की तो यहाँ पर मांडा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, ये पूरा स्थल है सबसे उत्तरी बिंदु वाला। और दक्षिणी बिंदु का जो पूरा स्थल है वो उसका नाम है दोस्त दैमाबाद, दैमाबाद, जो कि दोस्त महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये दोस्त चार विस्तार हैं इस सभ्यता के, जो कि ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसका कहाँ कहाँ तक विस्तार है। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्त मैं नेक्स्ट पेज को ओपन करता हूं, तो नेक्स्ट पेज ये रहा आप लोगों का। ओके, हाँ, तो अगर मैं बात करूं दोस्त इसका जो शेप है, क्या है, शेप है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की जो शेप है वो कैसा है, तो इसका जो शेप है दोस्तों उसको त्रिभुजाकार माना गया है। इसका शेप इस तरीके से कुछ आ, इस तरीके से है, लेकिन ये इतना कम है इसका एंगल कि इसको एक लाइन मतलब कि एक पैरेलल लाइन ही मतलब कि एक सिंपल लाइन ही इसको मैंने यहाँ पर देखने से लगता है, तो इसलिए ये त्रिभुजाकार दिखता है, क्या दिखता है, त्रिभुजाकार दिखता है। तो इस वजह से इसको जो इसका आकार है त्रिभुजाकार माना गया है। वर्तमान में इसमें दोस्त इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया क्षेत्रफल है, ये माना गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्त प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जनसंख्या है वो एक मिश्रित प्रजाति थी। क्या थी? मिश्रित प्रजाति। मिश्रित प्रजाति है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो जनसंख्या के आधार पर अगर देखा गया तो ये एक मिश्रित प्रजाति के रूप में दिखा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी प्रजातियां देखने को मिली हैं। ठीक है, मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चार प्रजातियां देखने को मिली हैं। तो पहला प्रजाति जो है उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहा गया। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय ये प्रजाति है। और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो ये है अल्पाइन। क्या है? अल्पाइन। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो वो है मंगोलाइड। मंगोलाइड, मतलब ये चार प्रजातियां देखने को मिली है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रजाति देखने को मिली है वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। ठीक है, भूमध्य सागरीय की प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता में। ओके, और कुछ संस्थापक हैं मतलब कि इन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ के जो निवासी हैं वो किससे निर्मित हुए थे, मतलब कि किस चीज से निर्मित हुए थे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कौन से ऐसे प्रजाति के लोग थे जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो कुछ विद्वानों का मानना है, तो उन विद्वानों को मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इनके द्वारा माना गया है दोस्त सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सभ्यता के जो लोग हैं वो आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई है। और अगर मैं बात करूं दोस्त, एक और है विद्वान जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड, और एवं दो विद्वान थे, व्हीलर मार्टिमर व्हीलर। इनके द्वारा बताया गया दोस्त ये जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो सुमेरियन से इनकी उत्पत्ति हुई है, सुमेरियन से। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त तीसरे विद्वान की, तो उनका नाम है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, इन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनकी उत्पत्ति द्रविड़ लोगों से हुई है, द्रविड़ लोगों से। तो ये मतलब कि एक इनका हाइपोथेसिस था, कि मतलब कि धारणा था कि मतलब कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कहाँ कहाँ से आए, किनसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का मानना है आर्यों से, डॉक्टर चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर का मानना है सुमेरियन से, और राखलदास बनर्जी का मानना है द्रविड़ लोगों से। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसका शेप क्या है, त्रिभुजाकार है, एरिया क्या है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्त है ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता एक मिश्रित प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी प्रजातियां देखने को मिली है, मुख्यतः चार प्रजातियां देखने को मिली हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। सबसे ज्यादा देखने को जो मिली है वो है भूमध्य सागरीय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा। हाँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अगर मैं बात करूं दोस्त सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनको खुदाई के आधार पर मतलब तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है केंद्रीय नगर। दूसरा का क्या है आप लोगों का? तटीय नगर, तटीय। अच्छा, तटीय मतलब जानते हो आप, जैसे कि ये भारत का नक्शा है तो इसके चारों तरफ देखिए पानी ही पानी है। ठीक है, इसके चारों तरफ, तीनों तरफ मतलब पानी ही पानी है। तो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आप लोगों का, ये आप लोगों का तटीय हो गया। क्या है? तटीय, क्योंकि इसके बगल में ही तुरंत आप लोगों का ये आप लोगों के महासागर वगैरह हैं, जो भी है नदियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो तटीय नगर कहलाती हैं, तटीय क्षेत्र कहलाती हैं। तो आप लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे बसी थी, तो इसलिए इसको तटीय नगर बोलते हैं, और या तो पत्तन नगर भी बोलते हैं, पत्तन नगर भी बोलते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र था जहां पर खुदाई के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया था, उसका नाम है अन्य नगर, बचे हुए को अन्य नगर या कस्बे, कस्बे ये नाम दे दिया गया। ठीक है, चलिए, तो जो हड़प्पा के जो टीले थे, ध्वंसावशेष थे, उनके विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था?
जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, वहां के जो टीले थे, टीले टीले, ठीक है, इनको जो है इनके विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो थी वो 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मिशन ने दिया था कि मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो टीले वगैरह दिख रहे हैं, ध्वंसावशेष दिख रहे हैं, तो इसका जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिया था। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण का प्रारंभ हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सर्वेक्षण का आरंभ कब हुआ था, तो वो मैं डेट बता दे रहा हूं। तो ये 1921 में, सर्वेक्षण मैं लिख दे रहा हूं, सर्वेक्षण का आरंभ कब हुआ हड़प्पा सभ्यता की, तो ये हुआ था दोस्तों 1921 में। 1921 में कब हुआ था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और पंजाब के वर्तमान शाही जिले में, पंजाब के वर्तमान शाही जिले में, शाही जिले में, और किस नदी के तट पर? तो यहाँ पर रावी नदी के, रावी नदी के बाएं तट पर। कहाँ पर? बाएं तट पर जो है इनके सर्वेक्षण का आरंभ हुआ सर्वप्रथम, जो कि यहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा इनके नेतृत्व में किया गया। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, यहाँ पर जो अब लोगों का उत्खनन का कार्य किसने किया, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके उत्खनन का कार्य किसने किया? ये तो सर्वेक्षण किए, फिर उत्खनन, उत्खनन का कार्य किसने किया? तो यहाँ पर दोस्त दो वैज्ञानिक आते हैं, दो वैज्ञानिक का नाम है, एक तो है आप लोग के माधव स्वरूप वत्स, और एक है आप लोग के मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स हैं, और एक है आप लोग के मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स हैं और एक है आप लोग के यहाँ पर मार्टिमर व्हीलर। ओके, तो जो माधव स्वरूप वत्स हैं उन्होंने 1926 से 27 एंड 1933, मतलब दो बार इन्होंने इसकी उत्खनन का कार्य किया। तो एक तो 1926 से 27 के बीच में, फिर 1933 से 34 के बीच में इन्होंने उत्खनन का कार्य किया। फिर अगर मैं बात करूं मार्टिमर व्हीलर की, तो मार्टिमर व्हीलर ने किया 1946 में, 1946 में इसके उत्खनन का कार्य किया, व्यापक रूप से इसके उत्खनन का कार्य किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वहां से प्राप्त दो टीलों में, मतलब यहाँ से दो टीले प्राप्त हुए थे। जो हड़प्पा सभ्यता है, एक मिनट, जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से दो टीले प्राप्त हुए। ठीक है, दो टीले प्राप्त हुए, और यहाँ पर इन दोनों टीलों में जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला, उसका नाम दे दिया गया दोस्तों नगर टीला। क्या दिया गया? नगर टीला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दोस्त जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी पश्चिमी टीला, ठीक, पश्चिमी टीले को क्या नाम दे दिया गया? उसका नाम दे दिया गया दुर्ग टीला। क्या नाम दे दिया गया? दुर्ग टीला के नाम से जाना गया, मतलब कि जो पूर्वी टीला है उसको नगर टीला, और जो पश्चिमी टीला है उसका नाम दुर्ग टीला नाम दे दिया गया। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, यहाँ पर आप लोगों के अन्नागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अन्नागार के अवशेष, हड़प्पा सभ्यता से आप लोगों के अन्नागार के अवशेष, अन्नागार के अवशेष, जहां पर अन्नागार मतलब कि इसमें जो है जो आप लोग के अनाज वगैरह थे इसमें इकट्ठा करके इसको रखा जाता था, अन्नागार वाली जगह पे। ओके, और उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जो जो कि R37, यहाँ पर समाधि आर कब्रिस्तान R37 मिला है। कहाँ से? हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र जो होते हैं वहां के दक्षिण में एक ऐसा कब्र, मतलब सामान्य हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में, कहाँ पे? दक्षिण में ये समाधि R37 की जो साक्ष्य है उसको प्राप्त किया गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग
टीले को व्हीलर ने, मतलब कि एक विद्वान है जिनका नाम है व्हीलर, व्हीलर ने, ठीक है। तो पश्चिम वाला जो टीला है, ये वाला पश्चिम वाला ये टीला दुर्ग टीला है, ठीक है। इसको व्हीलर ने क्या नाम रखा, माउंड, माउंड ए बी की संज्ञा दी, माउंट एबी की संज्ञा दी किसने, यहाँ पर व्हीलर साहब ने। जो पश्चिमी स्थित दुर्ग टीला है, ठीक है, उसका नाम दिया माउंट एबी, क्योंकि वो सुरक्षा का काम कर रहा था। उसके बाद से इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष में और भी कई सारे अवशेष थे जो कि हैं आप लोगों के, जैसे कि बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का हड़प्पा से प्राप्त कुछ अवशेष हैं, जैसे कि एक बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र है, फिर शंख का बना एक बैल है मिला है, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, फिर से तांबे का बना इक्का मिला है, उसके बाद से ईंटे के बने वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, फिर गेहूं तथा जौ के दाने का अवशेष भी यहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये तो हो गए हड़प्पा से प्राप्त कुछ अवशेष। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्त, उसका नाम है मृतकों का टीला, मतलब सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से ये मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने 1920 में की थी, जो कि लरकाना जिले के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये स्थित है। कौन, ये आप लोगों का मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है, तो गाइज यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ है दोस्त आप लोगों का मोहनजोदड़ो का जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, उसमें सबसे उल्लेखनीय स्मारक में नाम आता है दोस्त वृहद स्नानागार का, जिसका जो लेंथ दोस्त नॉर्थ टू साउथ 55 मीटर है, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर 33 मीटर है। ओके, तो ये वृहद स्नानागार है, जो कि दोस्त यहाँ पर मोहनजोदड़ो के लोग यहाँ पर इसका यूज करते थे। उल्लेखनीय स्मारक है ये वृहद स्नानागार। उसके बाद से अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्त, अभिलेख युक्त मुहरे जो मिली है सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में ही मिली है। ओके, फिर अगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ ऐसे स्मारक हैं और भी कई सारी चीजें हैं, अभिलेख हैं, क्या क्या मिले हैं मेनली, तो यहाँ पर दोस्त वृहद स्नानागार है, फिर अभिलेख युक्त मुहरे हैं, फिर विशाल स्नानागार है, जिसकी जो विशाल अन्नागार है, अन्नागार, ठीक है, इसकी जो लेंथ दोस्त 45.72 मीटर है, और ब्रीथ अगर चौड़ाई की मैं बात करूं तो 22.86 मीटर है, मतलब कि 22.86 मीटर ये आप लोगों की चौड़ाई है, लेंथ 45.72 मीटर इसकी लंबाई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सड़क की चौड़ाई क्या होती थी, तो 9.15 मीटर इसकी सड़क की चौड़ाई होती थी यहाँ पर मोहनजोदड़ो में, और सीधी और समकोण पर काटती हुई ये सड़कें थी, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये सारी सड़कें थी सीधी और समकोण पर काटती हुई, और ये ऑक्सफोर्ड सर्कस के द्वारा ये सारी चीजें बोली गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक मिनट। हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ अन्य अवशेष मिले हैं। पहले तो मैंने बताया आप लोगों को कौन कौन से अवशेष मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से अवशेष मिले हैं मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर, एक मिनट काम। तो यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले थे मैंने बताया था आप लोगों को, एक मिनट। हाँ, हड़प्पा से प्राप्त, ये हड़प्पा से प्राप्त अवशेष हैं, जैसे एक बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मैंने बताया, शंख का बना बैल बताया, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा बताया, तांबे का बना इक्का बताया, ईंटों से बने वृत्ताकार चबूतरे बताया, और गेहूं तथा जौ के दाने का अवशेष मिला है, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इससे प्राप्त जो अन्य अवशेष हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कांसे से बनी नृत्यांगना की मूर्ति यहाँ पर मिली है, फिर पुजारी की मूर्ति मिली है, फिर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। फिर कुंभकारों पर ये छह भट्टे, कुंभकारों के 6 भट्टे यहाँ पर देखने को मिले हैं, मतलब छह भट्टे देखने को मिले हैं। फिर सूती कपड़ा देखने को मिला है, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, फिर कुएं से प्राप्त नर कंकाल मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्त हैं जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष हैं। इसके पहले भी मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष मिले, लेकिन ये और भी जो बचे कुछ जो अवशेष हैं जो कि रह गया था उसको मैंने बताया। फिर नेक्स्ट जो आप लोगों का पुरा स्थल है वह दोस्तों चुन्होदड़ो, जो कि ये आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का ही एक पुरा स्थल है चुन्होदड़ो। यहाँ पर दोस्त आप लोगों की इसकी खोज की अगर मैं बात करूं तो 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था, और उत्खनन मैके के द्वारा किया गया था, ठीक है।
यहाँ पर दोस्त दुर्ग, एक भी दुर्ग यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। चुन्नोदड़ो एक ऐसा जगह है जहाँ पर दुर्ग देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर दोस्त वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। फिर से अगर मैं बात करूं, मनका बनाने का कारखाना यहाँ पर देखने को मिला है, भट्ठी मिली है, फिर अलंकृत हाथी मिली है, फिर खिलौना मिला है, कुत्ता बिल्ली जो है कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए यहाँ पर दोस्त पंजे का निशान भी देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली आगे आगे है, कुत्ता पीछे पीछे है और बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता। ठीक है, तो उनके पंजे का निशान भी मिला है। और यहाँ पर बाकायदे लिपस्टिक जो सौंदर्य प्रसाधन की सामान्य थी वो भी चुन्नोदड़ो से ही देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पुरास्थल है दोस्त वो है लोथल। इसकी जो खोज है दोस्त डॉक्टर एस आर राव ने किया था। और इसको डाकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है लोथल को, क्योंकि यहाँ पर जहाज वगैरह जो भी थी, यहाँ पर जहाजों का जो बंदरगाह था, मतलब यहाँ पर कई सारे जहाज सारी जगहों से आने वाली जो जहाजें हैं यहीं पर आप आके यहाँ पर रुकती थी, तो इसलिए डाकयार्ड इसको नाम दिया गया था, बंदरगाह था। ये गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे यहाँ पर लोथल ये बसी है। ठीक है, लोथल को पाया गया। फिर ये पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख प्रमुख बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से इसको माना गया था। फिर ये इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नगर योजना की जो प्रणाली थी वो भी इसी की तरह थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के में जिस तरह की नगर योजना थी उसी तरीके से लोथल में भी थी। और फारस की मुद्रा सील, ठीक है, यहाँ पर मिली है। फिर पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। धान और बाजरे का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी मिली है। फिर 3 द्विशव समाधियां, मतलब कि दो के जोड़े में 3 ऐसे देखने को मिले हैं, जो कि यहीं से आप लोगों का मिला है देखने को, 3 द्विशव समाधियां। और इसको डाकयार्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर पूरा स्थल की मैं बात करूं वो है कालीबंगा। तो ये दोस्त राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये स्थित है कालीबंगा। और यहाँ पर दोस्त लुइगी पियो टेस्सीटोरी, एक वैज्ञानिक है लुइगी पियो टेस्सीटोरी, इन्होंने इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के रूप में, हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अगर करें तो अमलानंद घोष ने इसको हड़प्पा स्थल के रूप में इसकी पहचान की थी, कालीबंगा की। ओके, उत्खनन का काम कौन किया था? तो 1960 से 61 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। कौन किया था? बीबी लाल और बीके थापर। उत्खनन का कार्य 1960 से 61 के बीच में किया, और ये स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जगह पे। और अगर मैं बात करूं दोस्त, यहाँ पर भवन निर्माण का जो है कच्ची ईंटों से हुआ है भवन निर्माण का। और ठीक है, नाली कुआं स्नानगार ये केवल पक्की ईंटों से हुआ है इसका निर्माण। भवन निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, लेकिन नाली कुआं स्नानगार जो भी थे इनका जो निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों से हुआ है। ओके, तो इतनी चीजें कालीबंगा के बारे में थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं और भी कुछ पॉइंट, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। 2 टीले मिले हैं जो कि हड़प्पा के समान ही ये है। पूर्व वाले जो टीले हैं वो बड़ा है और पश्चिम वाला जो टीला है वो छोटा है। ठीक है, जो 2 टीले मिले हैं कालीबंगा से हड़प्पा के ही समान है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व वाला टीला है वो बड़ा है और पश्चिमी वाला जो टीला है वो छोटा है। ओके, और यहाँ पर दोस्त भूकंप आने का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा की प्रथम जो पश्चिम टीला है छोटा वाला, कालीबंगा का प्रथम पहली बार जो है भूकंप आने का साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिला है। फिर से यहाँ पर सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें भी देखने को मिली हैं, मृदभांड के टुकड़े भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कालीबंगा के बारे में थी। और नेक्स्ट अगर पूरा स्थल की मैं बात करूँ उसका नाम है धौलावीरा। ये गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है, और इसकी खोज जो है दोस्तों वो 1967 से लेकर 68 में जेपी जोशी ने किया था। उत्खनन का कार्य 1990 से 91 में आरएस बिष्ट ने किया था। ओके, इसकी जो मतलब कि ये शेप है वो आयताकार है। किसका? धौलावीरा का। तो धौलावीरा जगह है उसका जो शेप है वो आयताकार है। और यहाँ से दोस्त इसको 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, किला, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है, किला, मध्यनगर और निचला नगर। जो किला वाला भाग है वो सबसे ऊपर वाला भाग है, मध्यनगर उससे थोड़े से नीचे में, और निचला नगर सबसे नीचे वाला। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों विशाल जलाशय की का साक्ष्य मिला है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था देखने को मिली है। कहाँ से? धौलावीरा नामक जगह से। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्त, नेक्स्ट पूरा स्थल की जो हड़प्पा सभ्यता का है वो है सुरकोतदा। यहाँ से मिला है दोस्त गुजरात, ये जो है दोस्तों ये भी गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। और ये कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? सुरकोतदा से। नेक्स्ट अगर पॉइंट में बात नेक्स्ट पूरा स्थल की बात करूं तो वो है दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ये स्थित है दायमाबाद। और प्रवरा नदी है जो कि जिसके बाएं तरफ ये दायमाबाद स्थित है। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल ये माना जाता है दायमाबाद। ठीक है, मैंने बताया था जो आप लोगों को डायरेक्शन बताया था ऐसे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वाला जो रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर दायमाबाद ये माना जाता है क्योंकि ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल इसको माना जाता है। रथ
चलाते हुए मनुष्य की का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। सांड, गैंडे आदि की आकृतियां यहाँ से मिली है। मृत भांड सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है। फिर से तस्तरी, प्याले आदि की साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? तैमाबाद से। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पूरा स्थल, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है दोस्तों वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ओके, फिर से सबसे बड़ा सैंधव स्थल भी है जो कि नवीनतम है। ये सबसे बड़ा सैंधव स्थल अगर पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता की कौन सी है, तो ये है दोस्त आप लोगों की राखीगढ़ी। ओके, चलिए रोपड़, ये नेक्स्ट आप लोगों का पूरा स्थल है रोपड़। यहाँ से दोस्त ये जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि पंजाब में स्थित है। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है और इसकी खोज जो की थी बीबी लाल ने किया था 1950 में। उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 के बीच में किया। ओके, तो ये था रोपड़। उसके बाद से साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, रोपड़ जो पुरास्थल है वहां पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर मृदभांड मिली है, सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं, पटखरा मिला है, छुरा मिला है, तांबे के बाड़ागर मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का ये साक्ष्य भी मिला है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है साक्ष्य, ठीक है, कहाँ से? रोपड़ से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है रंगपुर। ये नेक्स्ट पूरा स्थल है रंगपुर। यहाँ ये है स्थित गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, और ये प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य, ये तीनों के साक्ष्य मिले हैं। जो हड़प्पा काल में जो प्राक पहले का जो हड़प्पा काल है, फिर बीच वाला जो हड़प्पा काल है, ठीक है, और उसके बाद से लास्ट में जब हड़प्पा काल आता है, उन तीनों के साक्ष्य आप लोगों को रंगपुर से देखने को मिले हैं। और चावल, बाजरा और ज्वार के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पूरा स्थल है दोस्त आलमगीरपुर। यहाँ ये जो है दोस्त यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये दोस्त आप लोगों का मृतभांड और मनके यहाँ पर देखने को मिले हैं। त्रिभुज, मोर और गिलहरी के भी छाप यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का पूरा स्थल देखने को मिलता है यहाँ पर हुलास, ठीक है, ये यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। कांचली मिट्टी के मनके यहाँ पर देखने को मिले हैं। चूड़िया, खिलौना, गाड़ी भी मिला है देखने को। सैंधव लिपि युक्त ठप्पा का जो है साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो पूरा स्थल है वो है सुतकांगे डोर। ये दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। कौन? दक्षिण ये सुतकांगे डोर। यहाँ से क्या क्या मिला है? मृदभांड, ताम्र निर्मित बाड़ागर मिला है, फिर ताम्र निर्मित ब्लेड मिला है, मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। ये कहाँ से मिली है? सुतकांगे डोर से। फिर से बालाकोट नामक जो पूरा स्थल है वो है दोस्त सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं बालाकोट से। नेक्स्ट आप लोगों का है बनावली। बनावली जो पूरा स्थल है दोस्त ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य जो था दोस्तों 1974 से 77 के बीच में आर एस बिष्ट के द्वारा किया गया था, बनावली के उत्खनन का कार्य। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों प्राग विकसित और उत्तर सैंधव की जो साक्ष्य हैं, वो सारी चीजें यहाँ से देखने को मिली हैं। जो सैंधव घाटी की सभ्यता है, प्राग मतलब कि पहले की सभ्यता, और विकसित सभ्यता जो बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस हुई। उसके बाद से लास्ट में जब सैंधव सभ्यता, जब यहाँ पर उसका डिक्लाइन पीरियड आता है उत्तर सैंधव सभ्यता की, तो ये तीनों कालखंड के जो है साक्ष्य यहाँ से देखने को मिला है बनावली से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ से साक्ष्य मुहरें मिली हैं, बटखरे मिली हैं, लाजवर्द कार्नेलियन के मनके मिले हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्त हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, तांबे की बाड़ागर मिले हैं। कहाँ से? बनावली से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्त आप लोगों का है भगवानपुरा पुरास्थल। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो कि सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर ये है। उत्खनन का कार्य किसने किया था? जेपी जोशी ने। साक्ष्य यहाँ पर क्या क्या मिले हैं? सफेद, काले, आसमानी रंग की चूड़ियां मिली हैं। फिर तांबे की चूड़ियां भी मिली हैं यहाँ से। फिर मांडा जो आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि दोस्त आप लोगों का सैंधव घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, सबसे उत्तरी पूरा स्थल वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। उस खनन का कार्य किसने किया था? जेपी जोशी तथा मधुबाला ने 1982 ईस्वी में किया था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं दोस्तों वो है दोस्तों प्राग विकसित और उत्तर सैंधव संस्कृत के सारे साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले हैं। फिर नेक्स्ट है मिट्टी की ठीकरे मिले, मिट्टी की ठीकरे। और नेक्स्ट है दोस्त हड्डी की नुकीले बाड़ागर मिले हैं। यहाँ से देखिए हड्डी के नुकीले बाड़ागर मिले हैं, ठीक है। चर्ट ब्लेड मिले हैं, कांच से निर्मित पेचदार पिन मिले हैं, आधी अधूरी मुहर मिली है, मतलब कि पूरी तरीके से मुहर नहीं मिली है, टूटी फूटी मुहर मिली है, आधी अधूरी। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्त यहाँ से 125 मानव शवाधान भी मिले हैं, जो कि नॉर्थ से मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाए गए थे। 125 मानव शवाधान ऐसे मिले हैं, ठीक। यूपी के बागपत जिले में बारकोट तहसील में सिनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से ये चीज जो आप लोग का ये दिख रहा है ना, नॉर्थ टू वेस्ट मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाए गए 125 मानव शवधान यहाँ से मिले हैं यूपी के बागपत जिले में बारकोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में मतलब विकास इसकी कहाँ से कहाँ तक हुई थी? नील नदी की द्रोणी में हुआ था इसका विकास मिस्र की सभ्यता का। फिर मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है और सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। फिर सिंधु सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या था? वो था गेहूं और जौ।
रंगपुर से धान की भूसी मिली है, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं, कहाँ से? लोथल से। ओके, फिर उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्तों सूती वस्त्रों के अवशेष, ठीक है, से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि निवासी जो यहाँ के थे कपास उगाना जानते थे, कहाँ के? लोथल के। लोथल के यहाँ पर दोस्तों सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वो कपास की खेती करना जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम सैंधव निवासी ने कपास की खेती प्रारंभ भी किया था यहीं पे, सैंधव घाटी की सभ्यता के लोग, सैंधव सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कपास की जो खेती के साक्ष्य मिले हैं यहीं से मिले हैं। ओके, फिर से है दोस्त, भारत की कपास ग्रीस गई, जिसे वहां के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। मतलब कि जो भारत में कपास ग्रीस गई नाम से की एक कपास थी, ठीक है, तो वहां के लोग इस कपास को क्या नाम देते थे? ये आप लोगों का सिंडन का नाम, इस कपास को एक न्यू नाम इन्होंने दिया जिसका नाम था सिंडन, सर्वप्रथम। उसके बाद से भारत में कपास की खेती का प्रारंभ अगर मैं बात करूं, भारत में कपास की खेती का जो प्रारंभ है, कपास की खेती का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 3000 ईसा पूर्व में किया गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त मिस्र में अगर मैं बात करूं, मिस्र में इसकी खेती कब से स्टार्ट हुई? मिस्र में, ये तो भारत में थी, भारत में वो भी सिंधु घाटी की सभ्यता में थी 3000 ईसा पूर्व में। और मिस्र में अगर मैं बात करूं तो ये 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में इसकी खेती, मतलब सबसे पुराना यही आप लोगों का है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले इस कपास की खेती 3000 ईसा पूर्व में किया गया। और 2500 ईसा पूर्व ये तो उससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोतला के स्थलों से उबरदार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। जो आप लोगों के यहाँ पर हड़प्पा है, मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, ये हड़प्पा। उसके बाद से आप लोगों का है मोहनजोदड़ो, उसके बाद से है कालीबंगा, ये सभी पूरा स्थल है सैंधव घाटी सभ्यता के। कालीबंगा, फिर से आप लोगों का सुरकोतदा, घोड़े के नाल यहीं से मिले थे ना, सुरकोतदा, ठीक है। इनसे इन सारे पुरा स्थलों से क्या मिला है? कुबड़दार ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, कुबड़दार ऊंट के साक्ष्य या जीवाश्म मिले हैं। उसके बाद से जो सुरकोतदा है, लोथल है, ये जो आप लोगों का सुरकोतदा है, इसके साथ ही अगर मैं लोथल को ऐड कर दूं, लोथल है, उसके साथ साथ इसमें अगर कालीबंगा को भी मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ से दोस्त आप लोगों के क्या मिले हैं? घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं? यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां, घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद से घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है, हड्डियां भी मिली हैं। उसके अलावे यहाँ पर दोस्त घोड़े की जो जबड़े होते हैं, जबड़े, ठीक है, जबड़े, उसके जीवाश्म भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, सुरगोदा और लोथल से, ठीक है। और अगर इसमें से एक क्या सुरगोदा है तो सुरगोदा ही सबसे मतलब ये तीनों ही दिए हैं तो सुरगोदा मेन होगा। यहाँ से घोड़े की हड्डियां, घोड़े के जबड़े की मृण मूर्तियां, ये सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त, सिंधु सभ्यता का मुख्य उद्योग जो था वो वस्त्र उद्योग था। मुख्य उद्योग अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी की सभ्यता की, मुख्य उद्योग तो ये था दोस्त वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग था। फिर मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। मतलब कि यहाँ जो मोहनजोदड़ो है या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हो इसको, मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ से दोस्त तांबे के बने तांबे के बने 2 उपकरण, कि यहाँ पर तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं जिस पर सूती धागा, मतलब कि इस पर सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है, ठीक है, सूती धागा और सूती के ही कपड़े प्राप्त हुए, इस पर लिपटे हुए मिले हैं तांबे के 2 उपकरण पर। उसके बाद से लोथल तथा चुन्नूदड़ों से मनके बनाने का कार्य यहाँ से देखने को मिला है कि मनके बनाने का कार्य जो है लोथल और चुन्नूदड़ों से हुआ है। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लोथल एक जगह है और एक जगह है चुन्नूदड़ो,
ठीक है, यहाँ से दोस्त मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। फिर लोथल तथा बालाकोट से सीप उद्योग के भी देखने को मिला है कि मतलब ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। कौन कौन? लोथल और ये आप लोग का बालाकोट। लोथल और बालाकोट ये दोस्त सीप उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, फिर से चलिए नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूं। कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं, उनकी प्राप्ति स्थल भी यहाँ पर दिए गए हैं, उसको जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तांबा। तांबा के लिए जो प्राप्ति स्थल है, ये कच्चा माल की मैं बात करूं, तांबा। ठीक है, इसकी प्राप्ति स्थल है क्या है? खेतड़ी। तांबा खेतड़ी से, मतलब कि इसका प्राप्ति स्थल यहाँ से प्राप्त किए जाते थे, जो कि राजस्थान में है। ठीक, और बलूचिस्तान से भी, बलूचिस्तान से भी एवं ओमान से भी, इसके अलावा ओमान से भी इसकी प्राप्ति स्थल है, इसको प्राप्त किया जाता था। फिर जो दूसरा धातु है उसका नाम है लाजवर्द। क्या नाम है? लाजवर्द। लाजवर्द की उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो बदख्शा। कहाँ से? बदख्शा से, जो कि अफगानिस्तान वाला पार्ट है, अफगानिस्तान वाला पार्ट है। नेक्स्ट टिन है। टिन, टिन कहाँ से प्राप्त हुआ था? ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। उसके बाद से अगर मैं बात करूं चांदी, चांदी कहाँ से प्राप्त होती थी? तो ये राजस्थान, राजस्थान और अजमेर खानों से। यहां से मैं लिख दे रहा हूँ, राजस्थान और राजस्थान की जावर एवं अजमेर, यहाँ पर दो जगह हैं, जावर और अजमेर। ठीक है, इन दो जगहों की खानों से यहाँ से प्राप्त होती थी। उसके अलावा यहाँ पर दोस्त अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से और ईरान से, ईरान से यहाँ पर चांदी प्राप्त होती थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीसा, सीसा कहाँ से प्राप्त होता था? ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और अजमेर से, अजमेर से। ठीक है, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये सीसा यहाँ से प्राप्त हुआ। फिर शिलाजीत की अगर मैं बात करूं, शिलाजीत, शिलाजीत, तो शिलाजीत कहाँ से? हिमालय से, जो कि आप लोगों की नेपाल वाले रीजन पे है। ठीक है, उत्तरी रीजन पे भारत के। इसके बाद से गोमेद, गोमेद ये भी एक प्रकार का धातु है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात वाले रीजन से। फिर सोने की अगर मैं बात करूं, सोने, तो ये दक्षिण भारत के कर्नाटक वाली जगह से, कर्नाटक मतलब ये दक्षिण भारत का एक जगह है, दक्षिण भारत का कर्नाटक, वहां से सोना प्राप्त हुआ। ओके, तो ये कुछ स्थल थे जहां से ये जो मुख्य धातुएं हैं उसको प्राप्त किया गया, तो उसको मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर से अगर मैं बात करूं दोस्त, जो सैंधव निवासी का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होता था, वो उन्नत अवस्था में था। उन्नत अवस्था मतलब विकसित अवस्था में था। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोगों की, सैंधव सभ्यता के लोगों की उन्नत जो ये व्यापार वाली चीजें थी, वो उन्नत उन्नत अवस्था में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्त जो विकसित हड़प्पा थी, विकसित मतलब कि बीच वाला जो पार्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर तीन कालखंड है सैंधव सभ्यता के ना, एक स्टार्टिंग वाला फेज है और एक बीच वाला फेज है और एक लास्ट वाला फेज है। ठीक है, तो ये बीच वाला जो फेज था, यही सबसे ज्यादा डेवलप हुआ यहाँ पर सैंधव सभ्यता। यहाँ पर व्यापार बहुत ही ज्यादा विकसित, बहुत ही फलने फूलने लगी थी। ठीक है, फिर सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर नहीं था सैंधव सभ्यता में। सिक्कों का अगर प्रचलन की बात करूं, सिक्कों का, तो यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन ना के बराबर, मतलब नहीं पाया गया, तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। क्रय विक्रय की जो खरीदी और बेची जाती थी, क्रय विक्रय वाली वस्तुएं, वो विनिमय द्वारा, मतलब कि कोई चीज उनका, मतलब कि कोई अगर आदमी है, वो जा रहा है कहीं पे कुछ भी लेने, तो अपना कोई सामान इसके पास दे देता था, गिरवी दे देता था और उसके बदले सामान ले लेता था। मतलब यहाँ पर पैसे वैसे थे नहीं, सिक्के थे नहीं, तो मतलब सामान के बदले सामान लेते थे लोग। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोथल, लोथल एक जगह है, लोथल, जो कि एक पूरा स्थल है, लोथल और मोहनजोदड़ो इसके साथ, मोहन
जोदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहाँ से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं, हाथी दांत के, हाथी दांत के तराजू के पलड़े। ठीक है, तराजू के पलड़े हाथी दांत के यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद से दोस्त, जो उनके लिए बाट होते थे, जो ये पलड़े होते थे तराजू के, इनके लिए जो बाट का यूज ये सब करते थे, बाट का यूज वो कैसे हुआ करते थे, तो वो मुख्यतः घनाकार होते थे। कैसे? घनाकार होते थे ये बाट के बाट। ठीक है, उसके बाद से कुछ बाट मेनली ये घनाकार होते थे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ बाट ऐसे होते थे जिनका जो शेप था बेलनाकार भी था, बेलनाकार भी था। उसके बाद से इसके अलावा ढोलाकार भी था, मतलब ढोलक के आकार का, ढोलाकार भी था। ठीक है, और वर्तुलाकार भी देखने को मिला है, वर्तुलाकार। ठीक है, वर्तुलाकार भी देखने को मिला है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जो सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता की, एक सुमेरियन सभ्यता की एक लेख है जिसको नाम दिया गया सारगोन युगीन, सारगोन युगीन लेख, जो कि एक कैसी लेख है? सुमेरियन सभ्यता की, सुमेरियन सभ्यता की। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता की एक लेख है। और यहां से दोस्त मेलुहा, मेलुहा, फिर दिलमुन, मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया का जो व्यापारिक संबंध है उसको इस लेख में दिखाया गया है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन का व्यापारिक संबंध सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ थी, जो कि सारगोन युगीन लेख में वर्णित है। ओके, मतलब मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया ये सुमेरियन सभ्यता का लेख है, और मेलुहा, दिलमुन तथा मगन का जो व्यापारिक संबंध है वो मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ यहाँ पर इनका संबंध है। ओके, फिर मेलुहा की पहचान जो है दोस्तों सिंधु क्षेत्र से की गई है। इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज लाता हूं। जो मेलुहा की पहचान है, मेलुहा की पहचान इसको सिंधु क्षेत्र से की गई है, मतलब कि ये सिंधु क्षेत्र की ही तरह थी मेलुहा। ठीक, फिर दिलमुन की पहचान, दिलमुन की अगर मैं बात करूं, दिलमुन की पहचान कैसे की गई है, तो फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है, फारस की खाड़ी के बहरीन, बहरीन से की गई है दिलमुन की जो है पहचान। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को, दिलमुन जो ये सुमेरियन सभ्यता है इसमें दिलमुन को क्या कहा गया है? साफ सुथरे नगरों का स्थान, साफ सुथरे नगरों का स्थान बोला गया है। ठीक है, दिलमुन को कहाँ पे बोला गया है? तो ये सुमेरियन अभिलेख जो मैंने बताया अभी इसके पहले, जो सारगोन युगीन सुमेरियन लेख था या अभिलेख था, ठीक है, उसमें दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान बताया गया है। मतलब कि इसको और भी क्या कहा गया उस अभिलेख में? सूर्योदय का क्षेत्र भी इसको बोला गया है, सूर्योदय का क्षेत्र, सूर्योदय का क्षेत्र भी बोला गया है। और हाथियों का देश भी बोला गया है इसको, दिलमुन को हाथियों का, सब सुमेरियन सभ्यता की लेख है। ठीक है, उसमें बोला गया है हाथियों का देश, हाथियों का देश भी बोला गया है दिलमुन को। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता, मिस्र के साथ मिस्र के साथ जो भी व्यापारिक संबंध का है पता, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। लोथल में एक मम्मी मिली है, ठीक है, उसकी आकृति से पता चलता है कि मतलब कि यहाँ पर मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। ओके, लोथल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता में, जो सैंधव सभ्यता है आप लोग का, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता से कुछ चीजें मिली हैं जिनका मैं आप लोगों को नाम बता दे रहा हूं, जैसे मूर्ति कला, मूर्ति कला मिली है। उसके बाद से यहाँ पर वास्तुकला मिला है, वास्तुकला, मतलब कि इनके पास सैंधव सभ्यता के लोग जो है मूर्ति को बनाने के लिए, मतलब कि ये बनाने का जो ज्ञान था इनके अंदर था,
वस्तुओं को बनाने के, वस्तुओं को तराशने का ज्ञान था। उसके बाद से इसके अलावा उत्कीर्ण कला इनके पास ये स्किल भी थी, उत्कीर्ण उत्कीर्ण कला, ये भी स्किल इनके पास थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त मृदभांड बनाने की, मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड कला भी था, ठीक है, इनके अंदर। उसके बाद से ये सारी चीजें इनके पास बहुत ही ज्यादा विकसित मात्रा में थी। और अगर मैं बात करूं दोस्त मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पर एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। जिसमें क्या है, भेड़ का तथा मस्तर सूंडदार हाथी का यहाँ पर फिगर दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस पशुपतिनाथ की मूर्ति में क्या है, भेड़, भेड़ की मूर्ति है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त भेड़ की मूर्ति के साथ साथ आप लोगों का मस्तक सूंडदार हाथी, सूंडदार हाथी का मस्तक का यहाँ पर फिगर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूं, नेक्स्ट पेज। उसके अलावा दोस्त यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो जगह है, यहाँ पर दोस्त नर्तकी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? यहाँ पे मोहनजोदड़ो से, ओके। फिर लोथल से, यहाँ पर लोथल की अगर मैं बात करूं, लोथल से, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते की और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से आप लोगों का ताम्र मूर्ति मिली है, ताम्र मूर्ति, तांबे की बनी ताम्र मूर्ति देखने को मिली है। चुन्होदड़ो से अगर मैं बात करूं, सारी चीजों को तो मैंने बता रखा है, जो मैंने अभी इसके पहले बताया है, देख लीजिए। एक मिनट, ये हो गया लोथल। लोथल से मैंने बताया क्या, लोथल से यहाँ पर ये सारी चीजें मिली हैं, कालीबंगा हो गया। फिर यहाँ पर चुन्होदड़ो, सुरकोत्ता, दायमाबाद, राखीगढ़ी, रोपड़, ये हो गया रंगपुर, आलमगीर, हुलास, सुतकंगी, डोर, बनावली, और यहाँ पर बालाकोट, फिर भगवानपुरा, मांडा, और मिस्र की सभ्यता ये हो गई। फिर ये सारी चीजें मैंने बताई। हाँ, कालीबंगा से ताम्र की मूर्तियां मिली हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्त मानव मूर्तियां मिली है ना, जो सैंधव सभ्यता से जो मानव मूर्तियां मिली हैं, मानव मूर्तियां, इसमें सबसे ज्यादा जो है दोस्त, ये आप लोगों को स्त्रियों के देखने को मिलेगी, स्त्रियों की मूर्ति देखने को मिलेगी। और अगर सर्वाधिक मृण मूर्तियां, जो मरी हुई मूर्तियों का साक्ष्य मिला, पशु पक्षियों से प्राप्त हुआ है, पशु पक्षी की सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां देखने को मिली है, ठीक है, मृण मूर्ति, ओके। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, सर्वाधिक मुहरे सेलखड़ी की बनी है, सैंधव काल की, सेलखड़ी की, सेलखड़ी की बनी हुई मुहरे सबसे ज्यादा यहाँ पर सैंधव काल में देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त दोस्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी की बनी कुछ मुहरे मिली हैं सेलखड़ी के अलावा, लेकिन सबसे ज्यादा सेलखड़ी की ही मिली है। इसके बाद से जो इनका शेप था दोस्त, वर्गाकार था, चौकोर था, वर्गाकार मतलब कि इस शेप में भी था जो है, ठीक है, बाकायदे कुछ लिखा गया होता था, और वर्गाकार में भी था इनका शेप, ओके। कुछ मुहरे जो है घनाकार थी, घनाकार बोले तो इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ जो है यहाँ पर घनाकार थी, तो कुछ गोलाकार थी, और कुछ बेलनाकार थी, इस तरीके से, इस तरीके से, और कुछ बेलनाकार थी, ओके। तो सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन, मतलब कि इस पर क्या मिलता था, इस मुहर पर सबसे ज्यादा क्या छपा हुआ था, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, पशु की मूर्ति मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मुहर पर क्या बने होते थे, तो
कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल का भी फिगर यहाँ पर देखने को मिला है। और एक चीज यहाँ पर एक चीज और मिला है, मैं बता दूं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक चीज और मिली है, उसका नाम क्या है? पशुपति शिव। पशुपति शिव का भी यहाँ पर दोस्त मोहर पर जो है अंकन देखने को मिलता है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर मिलता है। मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर देखने को मिलता है पशुपति शिव का अंकन। ओके। और इस पशु और इस पशुपतिनाथ शिव के जो फिगर बना है, मुहर जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, इस पर क्या क्या अंकित है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त बाई ओर, इसके बाई ओर मतलब कि यहाँ पर बाई ओर की मैं बात करूं, बाई ओर तो बाघ है, बाई ओर बाघ है। उसके बाद से दाई ओर, यहाँ पर बाघ और हाथी दोनों है बाई ओर। ठीक है, बाघ और हाथी दोनों ही। और दाई ओर की अगर मैं बात करूं, दाई ओर गैंडा एवं भैंसा है। गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। ठीक है, और सिंहासन के नीचे दो हिरन बने हैं, मतलब कि नीचे की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर दो हिरन हैं, दो हिरन बने हैं। ओके। और सिर सिर पर जो ऊपर है, ऊपर मतलब कि सिर पर इनके क्या बना है? तो एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, त्रिशूल की तरह, त्रिशूल की तरह इनके सिर पर एक आभूषण है। तथा इसके तीन मुख हैं, मतलब कि किसके तीन मुख हैं? तीन मुख कौन है? मतलब कि पशुपतिनाथ शिव के तीन मुख हैं। उसके बाद से जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो शिव से संबंधित है, शिव से संबंधित। ऐसा किसने बोला? मार्शल महोदय, मार्शल महोदय ने बोला। ओके। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त अगर मैं बात करूं सैंधव सभ्यता की या सिंधु घाटी की सभ्यता की, सैंधव सभ्यता की, तो यहाँ पर जो आप लोगों के मृदभांड मिले हैं ना, मृदभांड, ये सर्वाधिक किस किस रंग के होते थे? तो लाल और गुलाबी, लाल और गुलाबी रंग से ये रंगे गए होते हैं। कुछ मृदभांडों का जो कलर है इसके अलावा तो लाल भी देखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है। और लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं का भी चित्र बनाया गया है, काले रंग का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद से कुछ यहाँ पर बर्तन ऐसे मिले हैं जहां पर कई सारे फिगर वगैरह बनाए गए हैं, जैसे कि मोर, हिरण, हिरण। उसके बाद से कछुआ, कछुआ, फिर से है गाय, गाय, बकरा। ठीक है, ये सारी जो है चीजें, और कुछ कुछ पीपल, नीम, आम, इन सभी चीजों का जो है यहाँ पर छपाई देखने को मिला है। ओके। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त एक नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लीजिए। जो लोथल है, कालीबंगा है, लोथल, कालीबंगा, फिर बनावली, लोथल, कालीबंगा, बनावली, यहाँ की जो पूरा स्थल है, यहाँ से अग्नि कुंड, अग्नि कुंड और यज्ञ वेदियों, यज्ञ वेदियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ओके। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर दोस्त इसके विनाश का कारण कई जो विद्वान हैं वो अलग अलग माने हैं, जैसे कि बाढ़ के द्वारा, बाढ़ के द्वारा सर्वाधिक माने ये विनाश का जो मत है वो विद्वान के द्वारा दिया गया था, मार्शल मैके और एस राव के द्वारा। ठीक है, मार्शल मैके और एस राव के द्वारा दिया गया था। और आर्यों का आक्रमण हुआ था, ऐसा बोला जाता है, कुछ विद्वान ऐसे हैं कि बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, आर्यों का आक्रमण हुआ था जिसकी वजह से इनका विनाश हो गया। किस विद्वान ने बोला? तो गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। यहाँ पर राइटिंग मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और एक विद्वान है जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट महोदय, पिगट महोदय, जिन्होंने मोहनजोदड़ो
हड़प्पा सभ्यता को जो है ये बताया, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक है। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण इनका विनाश मानते हैं, भूतात्विक परिवर्तन के कारण, महामारी के कारण, पर्यावरण परिवर्तन के कारण इनके विनाश को माना जाता है। लेकिन ये आर्यों का आक्रमण और बाढ़ के द्वारा जो माना जाता है ये सर्वमान्य है। मार्शल मैके और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के द्वारा ये सारी चीजें दी गई थी। ठीक है। तो ये था दोस्त आप लोगों का जितना भी घटना चक्र से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पाते हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड पॉइंट और फैक्ट को मैंने क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, ताकि मैं भी इंकरेज हो सकूं वीडियो बनाने के लिए और इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्त इस सीरीज में मैंने 2 पार्ट को कवर कर दिया, उसके बाद से तीसरा पार्ट मैं जल्द ही लाने वाला हूं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये थियरी क्लास है दोस्त, और बाकी जो क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस का जो क्लास होगा वो अलग मैं प्लेलिस्ट में अलग उसका सेक्शन बना दूंगा, वहां से आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। अन्यथा मैं जो हर एक टॉपिक है, हर एक वीडियो का जो थियरी क्लास है उसका हर एक वीडियो का मैं जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि ऑफलाइन आप लोगों को इजिली मेरे इस चैनल के इस वीडियो के जो भी वीडियो आप लोग थियरी क्लास की देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाओगे तो वहां से उसका जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो आप लोगों का ऑफलाइन पेपर है उसको मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग ऑफलाइन माध्यम से उसको दे सकते हो। ठीक है। और पता कर सकते हो कि कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे और आगामी क्या क्या आ सकते हैं, ये सब भी आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।